जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 15 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आपके सामने आज का पहला प्रश्न है कि 2025 का एबेल पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया। 2025 का एबेल पुरस्कार कौन सा एबेल पुरस्कार जो है किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है मसाकी काशिवारा को। किन्हें प्रदान किया गया है? मसाकी काशिवारा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ है ये कौन? मसाकी काशिवारा। और इनको जो है वर्ष 2025 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? एबेल पुरस्कार से। उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। उनके शोध कार्यों ने गणित की कई शाखाओं में गहरा प्रभाव छोड़ा है। काशिवारा ने डी मॉड्यूल्स नामक गणितीय सिद्धांत विकसित किया, जिससे आंशिक अवकल समीकरणों को हल करने में मदद मिलती है। उनके कार्यों ने बीजगणितीय, ज्यामितीय और भौतिकी के बीच गहरा संबंध स्थापित किया है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह नॉर्वे की सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस सम्मान से जापान की गणितीय विरासत को नया गौरव मिला है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो शाहरुख खान अरबपति क्लब में शामिल होने वाले पहले अभिनेता बने। यह उपाधि उन्हें किस वर्ष मिली? शाहरुख खान जो है अरबपति क्लब में शामिल होने वाले पहले अभिनेता बने। उन्हें यह उपाधि जो है किस वर्ष मिली? तो ये तो इसी वर्ष मिली है 2025 में, तो इसको याद रखिएगा। शाहरुख खान जो है वर्ष 2025 में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति $1.4 बिलियन लगभग 12,490 करोड़ आंकी गई है। यह उपलब्धि उन्हें चुनिंदा व्यक्तियों की श्रेणी में लाती है, जिन्होंने अभिनय के साथ साथ व्यवसायिक जगत में भी गहरी पहचान बनाई है। शाहरुख खान की आय के कई स्रोत हैं, जिनमें फिल्म प्रोडक्शन, विज्ञापन अनुबंध और बिजनेस निवेश शामिल है। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के संस्थापक हैं और इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स IPL टीम के मालिक भी हैं। उनका नाम न केवल बॉलीवुड में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ब्रांड बन चुका है। उनकी सफलता यह दर्शाती है कि कला, व्यवसाय और दूरदर्शिता के संयोजन से किसी भी व्यक्ति का करियर वैश्विक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। शाहरुख खान का यह मुकाम भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगले प्रश्न की बात करें तो इजराइल ने किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की घोषणा किया है? इजराइल ने किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की घोषणा किया है? तो इसको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप को। किन्हें? डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल जो है इसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक जो है प्रदान करने का घोषणा किया है। यह सम्मान उन्हें गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ये दिया जा रहा है। यह पदक उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने इजराइल या मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया हो। इससे पहले वर्ष 2013 में यह सम्मान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी दिया गया था। यह पुरस्कार इजराइल का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान माना जाता है। ट्रंप को यह सम्मान उनके उस ऐतिहासिक निर्णय के लिए भी दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव था और इससे अमेरिका इजराइल संबंध भी और मजबूत हुआ। आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा देश हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है मालदीव। कौन सा देश? मालदीव।
मालदीव जो है विश्व का पहला देश बन गया है जिसे हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती को दर्शाती है। मालदीव में 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा उपलब्ध है और HIV, सिफिलिस तथा हेपेटाइटिस बी के लिए सार्वभौमिक परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसके कारण गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में संक्रमण की दर लगभग समाप्त हो गई है। WHO ने इस उपलब्धि को एक वैश्विक स्वास्थ्य मील का पत्थर बताया है और कहा है कि मालदीव का यह मॉडल अन्य देशों के लिए उदाहरण बन सकता है। यह दर्शाता है कि छोटे द्वीपीय राष्ट्र भी मजबूत नीति और स्वास्थ्य जागरूकता से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो गूगल ने भारत के किस शहर में $15 अरब का निवेश करके AI डेटा सेंटर स्थापित करने का घोषणा किया है। गूगल ने भारत के किस शहर में $15 अरब का निवेश करके AI डेटा सेंटर स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है विशाखापट्टनम में निवेश करने के लिए। कहाँ पे स्थापित करने के लिए? विशाखापट्टनम में। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है एक विश्व स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करने का घोषणा किया है। कंपनी अगले 5 वर्षों में इस परियोजना पर लगभग $15 अरब निवेश करेगी, जिससे भारत में गूगल का सबसे बड़ा AI हब तैयार होगा। इस डेटा सेंटर की प्रारंभिक क्षमता 1 गीगावाट रखी गई जाएगी, जिसे भविष्य में कई गीगावाट तक विस्तारित करने की योजना है। यह केंद्र भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं को गति प्रदान करेगा। यह निवेश अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI हब होगा। इससे भारत को न केवल तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियानों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट भारत की नीली अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट भारत की नीली अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के विकास की रणनीति बनाना। नीति आयोग जो है इसके CEO BVR सुब्रमण्यम ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य समुद्री संसाधनों का अस्थायी और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि भारत वैश्विक मत्स्य पालन नेतृत्व हासिल कर सके। रिपोर्ट में एक 3 चरणीय रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शुरुआत आधारभूत संरचना के विकास से होगी, फिर प्रशिक्षण और अनुसंधान के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा और अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गहरे समुद्र मत्स्य पालन के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। यह रणनीति समुद्री जैव विविधता की रक्षा करते हुए आर्थिक अवसरों का सृजन करेगी। इससे न केवल मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत के किस राज्य ने हाल ही में CM फ्लाइट नाम की नई सरकारी एयर सेवा शुरू की है? भारत के किस राज्य ने हाल ही में CM फ्लाइट नाम की नई सरकारी एयर सेवा शुरू की है? तो इसको याद रखना है, असम। किस राज्य ने? असम ने। असम सरकार ने हाल ही में CM फ्लाइट नाम की एक नई सरकारी एयर सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य के दूर दराज इलाकों को प्रशासनिक रूप से बेहतर तरीके से जोड़ना और आपातकालीन स्थितियों में तेजी से सहायता पहुंचाना है। मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने बताया कि यह सेवा आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य आपात स्थिति और सरकारी यात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। इससे राज्य प्रशासन की गतिशीलता में वृद्धि होगी। यह पहल दिखाती है कि राज्य सरकारें अब अपनी शासन व्यवस्था को तकनीकी रूप से अधिक सशक्त बना रही है, जिससे जन सेवा की गति तेज होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक
डॉक्टर सोनाली घोष जो है इनको हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनको प्राप्त हुआ है WCPA केंटन मिलर पुरस्कार। कौन सा? WCPA केंटन मिलर पुरस्कार। डॉक्टर सोनाली घोष जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की निदेशक हैं, इनको संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में प्रतिष्ठित WCA केंटन मिलर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। यह पुरस्कार 2006 में स्थापित किया गया था और विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग के द्वारा यह हर 2 वर्ष में उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षण क्षेत्रों की स्थिरता में असाधारण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य नवाचार, संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर सोनाली घोष ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके कार्यों ने भारत की संरक्षण नीति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। आज के अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है दक्षिणी रीज को। किसे? दक्षिणी रीज को। दिल्ली सरकार ने राजधानी के दक्षिणी हिस्से में फैले लगभग 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। यह क्षेत्र दक्षिणी रीज के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य प्रदूषण से निपटना, हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है। दक्षिणी रीज दिल्ली का सबसे बड़ा प्राकृतिक वन क्षेत्र है जो जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पतियां और पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। सरकार की योजना है कि इसे एक इको फ्रेंडली जोन के रूप में विकसित किया जाए ताकि शहरी प्रदूषण में कमी लाई जा सके। सरकार ने यहाँ देशी पौधों के रोपण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। यह निर्णय दिल्ली की हरित नीति के अनुरूप है और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये था आज का मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका आप लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।